Good afternoon, everyone. The topic for panel 4 is non-technical courses in FAP. Coordinator Professor Vijayshri Tiwari, Dr. Utkarsh Goyal, and Dr. Purnendu Mishra. Prime mover Swami Atma Shraddhanand ji, and moderator Professor Vijayshri Tiwari. Very first, we have Swami Atma Shraddhanand ji. He is the secretary of Ramakrishna Mission Ashram, Kanpur. Next, we have Professor R.P. Tiwari, Professor, Department of Applied Mechanics, MNNIT Allahabad. Next, we have Dr. Saurabh Mishra, currently in Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Shanti Kunj. Next, we have Mr. Ashok Mehta, Senior Advocate, Allahabad High Court, and ex-Additional Solicitor General, Government of India, and National Coordinator of Bharatiya Bhasha Abhiyan. Next, we have Professor Ranjit Singh, Professor in Department of Management Studies, IIIT Allahabad. Next, we have Professor Mahavendra Mishra, Professor in Department of Management Studies, IIIT Allahabad. Next, we have Dr. Mudita Tiwari, Assistant Professor in Arya Kanya Degree College. Next, we have Dr. Purnendu Mishra. He is the state coordinator of SSUN. At last, we have Professor Rishabh Prasad Jain, currently working as senior most professor and director in Mahatma Gandhi International Hindi University, Wardha. Thank you. Now, I'd like to welcome Dr. Purnendu Mishra. फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम के इस द्विदिवसीय चौथे सत्र में सभी वक्ताओं का मैं स्वागत करता हूं। मुझे इस सत्र के संयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। यह सत्र 2 दिन के इस चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस सत्र में हमारे पूर्व वक्ताओं का परिचय दिया गया है। आज हमारे जो विशेषज्ञ हैं वह इन 2 बातों पर अभी अपनी बात रखेंगे कि क्या सर्वोच्च तकनीकी संस्थाओं में जिस प्रकार के टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट निकल रहे हैं, यह सर्वोच्च टेक्नोक्रेट तो होते हैं, लेकिन क्या कहीं उनमें एक संपूर्ण मनुष्य बनने की प्रक्रिया में कोई कमी रह जाती है, या फिर जीवन की बहुत सारी समस्याओं में वो निपटने में सक्षम नहीं होते। अभी कल का ही एक उदाहरण है, कानपुर में एक प्रोफेसर ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बहुत बड़े विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन क्या जीवन के किसी कारण से तनाव में थे, तो क्या उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कैसे हम इन समस्याओं से निपटे। एक तकनीक संस्थान में पढ़ने वाला छात्र किस प्रकार से वह देश की समस्याओं को समझे, कैसे वह जीवन मूल्यों को समझ सके, जिसके कारण यहाँ से पढ़ने के बाद भी वह अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, जो देश की समस्या को भी समझे कि वर्तमान में देश किन समस्याओं से गुजर रहा है, उसकी तकनीक, उसकी पढ़ाई क्या देश के भी कहीं काम आ सकती है, जिसे भाषा की भी समझ हो, जिसे देश की स्थानीय आवश्यकता की भी समझ हो, जो अपनी पढ़ाई का योगदान देश और समाज के लिए कर सके। इन्हीं सारी बातों पर हम चर्चा करने के लिए हमारे बीच स्वामी जी हैं। हम सर्वप्रथम वक्ता के रूप में स्वामी जी को आमंत्रित करते हैं कि अपनी बात हम लोगों के बीच रखें। आदरणीय स्वामी जी। नमस्ते। मैं सुनाई पड़ रहा है मेरी आवाज? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है स्वामी जी। जी थैंक यू। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का मिश्रण करके ही बोलूंगा, अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। आपने जो विषय रखा कि कैसे जीवन मूल्यों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। चाहे कोई व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र में हो या फिर वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो या वो एक साधारण जीवन जी रहा हो, मूल्यों का तो बहुत ही बड़ा महत्व है। मैं इस संदर्भ में आपके समक्ष एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूं पहले। सो दिस स्टोरी इज फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। तो उस स्टोरी में बहुत सी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। तो स्टोरी ये है कि एक विद्वान पंडित थे, वो उनको कहीं जाना था, वो नौका से जा रहे थे।
जब वो नौका में बैठे थे, so as he was quite proud of his learning, he was proud that he knew many things, he had read and studied many things, so he decided to show it to the boatman जो मल्लाह चला रहा था। उन्होंने उनसे पूछा, अच्छा भाई तुम सारा जीवन अपना सिर्फ अपनी नौका ही चलाते रहोगे, कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी की है? तो उसने कहा, महाशय मैं कहाँ, मैं तो एक पनपढ़ एक मल्लाह हूँ, चलाता हूँ नौका, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मैंने नहीं कुछ पढ़ा। और कुछ नहीं पढ़ा? तुमने वेद शास्त्र, अब तुमने ये सारा ऐसे ही चला गया, तुमने कुछ नहीं पढ़ा? बोले साहब मेरे को तो कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस ऐसे ही हूँ। तो उसने कहा, पंडित जी ने कहा, तब तो तुम्हारे जीवन का 1/4 हिस्सा था ऐसे ही चला गया, बेकार हो गया। वो चुप रहा। थोड़ी देर बाद फिर पंडित जी को लगा कि वो अपने ज्ञान को थोड़ा और दिखाएं, ही वांटेड टू शो ऑफ दैट ही नोज क्वाइट अ फ्यू थिंग। तो फिर उन्होंने कहा, अच्छा तुमने कुछ संस्कृत ग्रामर इत्यादि पढ़ी है, कुछ संस्कृत का कुछ परिचय है क्या? बोले जय नहीं, मैं तो बस यही चलाता हूँ, हमें इतना सौभाग्य कहाँ कि ये पढ़ सकूं। तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारा तो लगभग आधा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो गया। तो ऐसे ही और भी उसने कुछ पूछा, तो चल रहा था। अब ये नाव मल्लाह चला के लेके जा रहा था। रास्ते में फिर जब बीचों बीच पहुंची तो बहुत सी ना घटाएं उमड़ आई और बहुत काले बादल आ गए और हवा चलने लगी, और उसके कारण सारी जो वो नौका थी वो टाल मटोल होने लगी। तब इस मछुआरे ने उस पंडित जी से पूछा, पंडित जी अभी तो बादल आ गए, अभी तो लगता है हम अपनी नौका को नहीं चला पाएंगे, अच्छा आपको तैरना आता है? बोले नहीं, हमें तो तैरना नहीं आता। तब मछुआरा बोला, तब तो आपका पूरा का पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। और यह कह के मछुआरा तो तैर के चला गया और पंडित जी पानी में डूब गए। So I think this story tells in a very succinct way how important it is to have life skills. How do I live my life? The soft skills for living life. So ये आज की जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है, ये पैनल डिस्कशन का, मुझे आशा है आप सब इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसमें आपके सभी के you must all have a well considered opinions about this. So let's go for one further as to how important these things are. मैं और एक आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ. This was told to me by one of our monks. So I am from the Ramakrishna Mission. So we have one monk. We have a center in Boston. तो बॉस्टन में जो सेंटर है वो इट्स क्वाइट क्लोज टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे एक स्वामी जी ने ये घटना हमें ये बताई थी। सो ही टोल्ड द स्टोरी दैट इन 1945 when the first atomic bomb was dropped on Nagasaki, Hiroshima, the news came to the Harvard University, and interestingly, Enrico Fermi and a few others who were responsible for making of that bomb, the person who headed the university, which means वहाँ पे तो chairman कहते हैं ना, he said, see, even he came to know that they actually had studied in his university, and which finally, the brought that bomb, and it killed so many lakhs of people. He was so deeply disturbed that he could not sleep for a week. He was thinking and so much deeply worried, a kind of a moral conscience, a pricking that in my university such destructive things should have happened. And as a result, he later said that we will start some common platform where not only, in our university, we not only have study of science, but also we should study wisdom that is there in various world religions. And the result was they started a platform that there, and even now that platform is running. And one of our monks, Swami Tyagananda ji, is the
chaplain, as they use the word chaplain, for the Hindu students there in the Harvard University. So this shows that how best, however, we may have our knowledge, we must know we have certain values, certain goals which need to be cultivated. As the first story says, we may have felt that life has gone in earning a lot of things, but how do you use your wisdom when difficulties come? And so it's just like this. You have you know how to drive a car. Okay, you have learned how best you can drive a car. But then when it comes to driving, it's not just how best you can drive a car, but also which direction you take the car to. That also matters. And how best you can go with the people around you. जो बाकी कारें चल रही हैं ना, how do you go with them? So if you apply this in life, so we all, become very successful in our lives. We all want to go forward, elbow others, and make ourselves as first, which is what the social, the competitive world finally teaches us. But we must learn to understand the larger picture of life. There's a question of misery, of pain, which has to be properly answered. There's a question of how best I can live with others. The question of what sort of human being I am. So I am reminded of these 4 pillars of education mentioned by UNESCO. So it was 1998. They came up with a document. The UNESCO came up with a document published from Paris, which said that education is not just learning to do things. It's not just learning those skills which will make you very competent to earn a living, which is important. Living is important, but education is not everything. It also should teach you learning how to how best you can be, what type of person you become. Not only learning to do, but also learning to be. आप किस तरह के व्यक्ति बनते हैं? क्या आपके मन में, आपके हृदय में निस्वार्थता है? क्या आपके हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम है? And above all, do you know how to solve problems of life, challenges of life? So they added 2 more pillars later on. These 2 first pillar is learning to do, another is learning to be, another is learning to live with others, which is a very important life skill we have to learn. And for that, we have to go to our scriptures. In this respect, I would say we must refer to the great wisdom of the Upanishads. And the great Upanishadic dictum which Swami Vivekananda presented when he went to the Chicago Parliament of Religions, in 1893, and that message which he gave is so remarkable. He spoke of the divinity of man. I'll speak about that a little. And anyway, this is the 3rd pillar, the pillar of how to live with others. And the 4th pillar is learning to learn, which means I keep learning, the growth mindset. So I must not have just a mindset for acquisition of knowledge, but I must not say that, yes, I have done enough, I have nothing else to learn. I must be humble, I must have that receptivity to new things also. So I'll start from the back, learning to learn, then learning to live with others, and learning to be, and learning to do. These 4 learnings, what UNESCO spoke of, is very relevant even today. And I think days to come, it will become still more relevant. Now, we are in a very important panel discussion where we are discussing how we can introduce these ideas for the students. And actually, students is the right moment when they should learn. It's not that when you feel hungry or you feel very, thirsty, that you go and look for how you start digging the well. You should be having much before that availability of water with you. The same way, we have a need to cultivate higher values for students. It's not a superficial need. It's not something which I am suggesting or some religious person might suggest. It's a basic necessity of life, irrespective of somebody suggests or not. It's a basic necessity of life.
So we must learn how to, steer clear of many of the wrong alleys of life into which we go. So the first thing that we must learn in this important discussion about how to impart values to human beings, the first thing is, what is a human being? मनुष्य क्या है? So science has got its view, and they are entitled very respectfully towards that. But religious world has got its own view. Especially, I would refer to the Vedantic view, the Upanishadic view, where Upanishads refer to, as you know, Upanishads are the Vedasya Antaha, the very essence of the Vedas. And they speak that man is essentially divine. Man is essentially not this body alone, not even just mind. There is divinity present in him. So when Swami Vivekananda spoke about it in the Parliament of Religions in 1893, he quoted from the Shvetashvatara Upanishad. And with great sense of confidence and clarity, Swamiji presented that. I don't know how, but it came like a bombshell on many people who thought that they were wrong, they were sinners, they were bad, and it came like a bombshell saying, no, have a proper self-image. And Swamiji quoted from the Shvetashvatara Upanishad, he said, Shunvantu Vishve Amritasya Putraha Aye Dhamani Vishwani Tastuhu Vedahametam Purusham Mahantam Aditya Varna Tamasah Parasthat Tameva Viditva Atimrityumeti Nanya Pantha Vidyate Ayanaya. How beautifully he says, I call you as children of immortal bliss, Amritasya Putraha. And I have known that ancient being, by knowing which all disease, all ignorance, all shoka goes away. And this is the only way to really come to the conclusion about life, having self-knowledge. So the first step we must teach our children, the young engineers or young professionals in any life, is to have a healthy self-image, cultivate self-esteem. So you have a value irrespective of whether you succeed or you do not succeed so much. You have a value. So that we will be able to hold on to something deep. Second thing is, we must learn to teach them how to remain fixed on a great idea, what we call as the goal of meditation. Why should we wait that meditation should be taught to us by somebody in US years ago? The Time magazine carried out a special issue on meditation. It's supposed to be the whole of America is meditating, it said. So that was the Time magazine's heading. It's almost 15, 20 years back. So think of it. Can we not teach this to our children? Suppose you don't teach. Suppose none of the academics teach. Do you mean to say that children don't learn? They all go to the YouTubes these days, and they go to different ways, and they try to learn in their own way. We must tell them how we should learn to meditate in an authentic way. It improves their concentration. It improves their their power of attention, and how to face difficult situations. And our scriptures tell us we have infinite strength in us. We must teach our children to have positive ideas. Now, how do you put that in our day-to-day life? How do you make into a syllabus kind of a thing and put it? That's the challenge with us. And that's a challenge which we all, I think you have put your heads together and hearts together to this remarkable work. There are people who are trying to do this. For instance, we have Mr. Srinivasan, V. Srinivasan. He is an IIT alumni. He lives in Bombay, and he runs a company called iIllumine, Ideas Illumine. And he speaks of how these ideas of Swami Vivekananda can be, brought down into small little things. He calls it as contributors psychology. So I'm not going in details of that. So I'm very glad that I could spend some time with you presenting this. मेरी बड़ी ये अभिलाषा है कि आप सब इस पैनल डिस्कशन के अंत में you will come up with some wonderful recommendations which finally are accepted by the decision makers, because it is the need of the hour
instead of leaving the young children just making them learn to live and learn to earn, we must also give them what Swami Vivekananda called as a man making education. Thank you very much. Namaste. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी। किस प्रकार से तकनीकी संस्थाओं में तकनीक के साथ जीवन मूल्यों को किस प्रकार से इनकैलकुलेट किया जाए और उसको पाठ्यक्रम में किस प्रकार से समावेश किया जाए, इन बातों पर विस्तृत रूप से अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच प्रोफेसर सौरभ मिश्र जी हैं। आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है और आप अपनी बात 5 मिनट में संक्षेप में रखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे आगे वक्ता हैं। जी, आदरणीय सौरभ मिश्र जी, आवाज सुन रहे हैं सौरभ जी आप? जी सौरभ जी, स्वागत है आपका। हाँ जी हम तो जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाने का, जिसमें कि टेक्निकल प्रोग्राम के अंदर नॉन टेक्निकल कोर्सेज को रखने की बात है। तो हम तो बहुत ही संक्षेप में आपसे ये शेयर करना चाहेंगे कि जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंदर कैसे पिछले लगभग 2002 के बाद समझ लीजिए पिछले 19 साल से कैसे इन चीज़ों को मतलब प्रैक्टिस में ऑलरेडी लाया गया है और लाया जा रहा है। हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ना अपनी? जी बिल्कुल कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं तो आप देख पाएंगे। देखते हैं हो जाता है बनाओ प्रेजेंटर। अभी कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क की वजह से। जी। तो बेसिकली यहाँ पे जब तक हम आपको बताते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वो है यूनाइट कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। आई थिंक हो गए, अभी नहीं करने की कोशिश करें। Unite contemporary education with spiritual training to cultivate well-rounded, competent, and personally uplifted graduates who possess a scientifically grounded understanding and experience of spiritual transformation and a powerful drive to use their gifts to promote the greater good of society. ये बेसिक विजन है। और फिर जो उसी से रिलेटेड मिशन आता है यूनिवर्सिटी का, वो है द मोटो स्टेटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी इज हेंस एप्टली फ्रेम्ड एज a university for the global cultural and spiritual renaissance, confluence of traditional education with science and spirituality. एक सेकंड, ये आ गया है, इसको शेयर कर दें, अलाउ करते हैं तो आप लोग भी देख पाएंगे कि स्क्रीन में क्या है। गुड, तो आप हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी जी, आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन? दिख रहा है सौरभ जी, दिख रहा है। ठीक है, धन्यवाद जी। तो विजन हमने अभी बताया आपको। फिर इसके बाद मिशन है कॉन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन विद साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, क्रिएशन ऑफ डिवोटेड, राइटियस एंड लर्निंग स्टूडेंट्स, infusion of scientific spirituality into lifestyle, creation of citizens well endowed with nationalistic ideals, guiding future leaders by developing human values and oneness towards all, conducting conventional research in non-conventional disciplines. ये मिशन रहा है यूनिवर्सिटी का, इसके शुरुआत से 2002 में जब से ये प्रारंभ हुआ। इसके अगर आप थोड़ा सा नजर डालेंगे स्कूल्स, फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट्स के ऊपर, तो in addition to offering undergraduate, postgraduate and postdoctoral programs in wide array of subjects such as yoga and human consciousness, psychology, Indian history and culture, theology, computer science and application, animation, holistic health, tourism, mathematics, rural entrepreneurship and development, environmental science, life management, scientific spirituality, languages, education, journalism and mass communication, etc. University specializes in the character development of students through fostering an uplifted lifestyle based on the spiritual practices of East and West. The result is well-rounded and dynamic graduates who wish to channel their skills towards serving the needs of the society. That is the goal. Now let's look at a few. There are 4 schools basically. So the first, let's look at the School of Indology.
that takes under it the faculty of yoga and health, which has the department of yogic science and human consciousness, ayurveda and holistic health, complementary and alternative medicines, the traditional medicine systems, Indian languages, Vedic science studies in Sanskrit, Hindi, music and Indian culture, Indian state culture and Indian classical music. Let's look at the second one, which deals with the School of Humanities, Social Science and the foundation courses. So this has English, education and psychology, but I'd like to draw your attention to this course, the foundation course, that is life management, जो कि सबके लिए कंपलसरी है. यहाँ जो भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम में आए, चाहे सर्टिफिकेट में आए, डिप्लोमा में आए और आपके इसमें आए, फिर ग्रेजुएशन में आए, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, कुछ भी हो, लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स इज कंपलसरी. और इसमें उन्हें जीवन जीने की जो कला है, जो लाइफ मैनेजमेंट है, वो उसके विभिन्न सूत्र, हर सेमेस्टर का एक सिलेबस ऑलरेडी बना हुआ है 2002, और उसको उनको बताया जाता है टिल द एंड ऑफ टिल द कंप्लीशन ऑफ देयर एवरी सेमेस्टर. दे हैव अप जब से सीबीसीएस आया, 2 क्रेडिट का कोर्स है. साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी अनदर है, जिसमें अध्यात्मवाद स्टूडेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी एंड डिविनिटी. इसके बाद फिर टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड बायोलॉजिकल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी. इन सब स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्सेज, लाइफ मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो कंपलसरी है, जिसके जरिए ये जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज की बात हो रही है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है टेक्निकल कोर्सेज में, उसका बहुत अच्छा ये उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है. इसके अलावा यहाँ का सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन है, जिसमें एक तो यहाँ का वातावरण है, दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण है, जिसका असर पड़ता है. इसके अलावा सुबह से लेकर शाम तक रूटीन है, जिसके अंदर ध्यान, जप, योग और प्राणायाम, इन सब का बहुत अच्छे से क्रमवार तरीका है. एक सात्विक डाइट की बात है, जिसके जरिए एक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट का करने का पूरा प्रबंध किया जाता है, और उसके रिजल्ट्स हम लोग के अब सामने दिखाई देते हैं. इसके बाद 1-2 मिनट में हम आपको ये बताएंगे जो इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हैं आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, गुरुदेव. उन्होंने उनके ही निर्देशों पे ये बना हुआ है विश्वविद्यालय, उन्हीं की टीचिंग्स के ऊपर, निर्देशों के ऊपर. और ही इज द पेट्रन फाउंडर, सेज. तो ये है awgp.org, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, जिसका कि विश्वविद्यालय है देव संस्कृति विश्वविद्यालय. He is a sage and a visionary and a reformer. The Acharya Shri initiated Yug Nirmana Yojana, a movement for mass transformation. He lived a disciplined life of devout austerity, visited Himalayas several times and attained spiritual eminence. So इसीलिए it's time that we awaken, change our attitude and expand our sensitivity to the changing times by transforming our thoughts. Thought-provoking, life-transforming literature has been the basis of this mission initiative for transformation of era. कैसे काम करता है ये? Changing the era, age of truth, थॉट रेवोल्यूशन के जरिए, विचार क्रांति के जरिए 3000 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी आचार्य श्री ने. इसके अलावा ढेरों लेक्चर्स और बहुत सारे चीज़ें हैं, जिसके जरिए हम लोग अपने विचारों में क्रांति करके और उन्हें अच्छी दिशा में मोड़ सकते हैं, चला सकते हैं. शिक्षा विद्या की बात है. सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ढेरों चलते हैं गायत्री परिवार के जरिए, और उनको इस विश्वविद्यालय में के करिकुलम में इंटीग्रेटेड हैं वो, और बच्चों को सिखाया जाता है और बताया जाता है. सोशल इंटर्नशिप उनकी कंपलसरी बात है, जो हर स्टूडेंट को करनी होती है में जाके, और लोगों के बीच में इन बातों को बताना और सीखना. ये काम उन्हें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में सीखना होता है. इसके अलावा प्योरीफाइंग एनवायरनमेंट यहाँ पे उपलब्ध. तो शॉर्ट में ही बताने की बात थी कि जिन वैल्यू सिस्टम की बात है, वो इस पूरी सिस्टम में जो आपने विश्वविद्यालय, हमें बहुत आभार है कि आपने यहाँ कॉन्फ्रेंस दिया. तो इसीलिए आपसे शेयर किया कि ये यूनिवर्सिटी जिसमें ये चीज़ लागू हो, और हम लोग इसको सिस्टम को फर्दर समझना चाहेंगे. नॉन टेक्निकल पार्ट में उसको हम लोग समझ के बात करने के लिए सहर्ष तैयार रहेंगे. हमें खुशी होगी आपसे शेयर करने के लिए जो चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस. सबको प्रणाम. धन्यवाद सौरभ जी, आपने बहुत अच्छी बताया किस प्रकार से देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने तकनीकी पाठ्यक्रम में किस प्रकार से गैर तकनीकी विधाओं का प्रयोग पिछले 19 वर्षों से लगातार किया जा रहा है, किस प्रकार से तकनीकी संस्थान इन बातों को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं. इसके लिए आपने एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद. अगले वक्ता के रूप में मेरे बीच प्रोफेसर मानवेंद्र मिश्र जी हैं.
सर क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं आई एम देयर। सर स्वागत है सर आपका सर। नमस्कार, सभी को प्रणाम। जो जिस संदर्भ में एफएपी के रेफरेंस में बात हो रही थी, आई विल पिक अप फ्रॉम वेयर प्रोफेसर सर ने डायरेक्शन दिया और फिर सब्सिक्वेंटली सौरभ मिश्रा जी ने इशारा किया। देखा ये जाता है कि जब हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फोकस उन कोर इश्यूज, कोर सब्जेक्ट एरियाज में रहता है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक व्यक्ति का अगर हम व्यक्तिक निर्माण के प्रति हम जागरूक हैं एज इंस्टीट्यूशन और एज अ सोसाइटी, तो ये लगता है कि सिर्फ हम मशीनीकृत या एक तरीके से मैकेनाइज्ड फॉर्म में एजुकेशन जो डिलीवर कर देते हैं, उसका फॉलआउट जो है वो इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट बहुत कभी देखने को मिला है पिछले कई दशकों में कि लोग समाज के प्रति थोड़ा सा गैर जिम्मेदार, या कहें कि समाज के प्रति गैर जिम्मेदार तो सख्त शब्द होगा, कहें कि एक तरीके से समाज के प्रति उतना कॉन्शियस नहीं रह पाते या अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति उतना कॉन्शियस नहीं रह पाते। मुझे याद है हम लोग बहुत पहले ह्यूमन वैल्यूज करके एक विषय पढ़ते थे, प्रोफेसर एन त्रिपाठी साहब बीएचयू के, तो उस दौर में तो वो इनकलकेट करना इतना आवश्यक है, बिकॉज if we are talking about green technologies, if we are talking about human driven technologies, so what is humanism? ग्रीन और क्लीन की आवश्यकता क्यों है? तो अगर हमारा इनोवेटर, हमारा इंजीनियर, हमारा एंटरप्रेन्योर या जो भी तकनीकी शिक्षा से निकले हुए हमारे डिफरेंट लोग होंगे, अगर उनकी ये एक अच्छी सोच नहीं होगी सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति, तो चीजें थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी। सो इस संदर्भ में ये सत्र और ये पूरा जो अप्रोच एफएपी की है, हमें लगता है कि इससे हम एक नई दिशा दे पाएंगे। और जबकि संस्थाओं में बहुत प्रयास हो रहा है इस तरह से, जैसे हमारे ही संस्थान में ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में वी हैव ट्राइड टू रेट्रोफिट एंड और रादर रीइंफोर्स with a variety of open electives and add-on courses का एक पूरा हमारा करिकुलम है 16 क्रेडिट्स का, जिसके थ्रू हम इस चीज को रिइंफोर्स कर रहे हैं। बट इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जितने इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन के डिलीवरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर ये इसको समग्र रूप से सोचते हैं कि ये इनग्रेन होना चाहिए और इवोल्यूशनरी तरीके से इनग्रेन होना चाहिए, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इफ यू ऑल ऑफ अ सडन टीच इन द 8th सेमेस्टर ह्यूमन वैल्यूज टू द स्टूडेंट, तो उसको ये लगता है कि ठीक है, इट्स जस्ट अ सिंप्लीफाइंग द प्रेशर सिनेरियो। बट द बेस्ट टाइम इज टू इनको जब इनकलकेट किया जाए, जिसको नर्चरिंग और कल्चरिंग कहा जाता है, तो while they are starting their stay with the organization, new institution after their +2, तो उस समय अगर हम ingrain करें इनमें कि they can probably be exposed to social, ethical and cultural concepts, so that they can actually help us, help themselves rather, and empower themselves to understand things in a better way. और उसका जो ट्रांसलेशन होगा उनके चॉइस ऑफ इलेक्टिव्स में, उनके चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजीज में, उनके चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जहां वो वर्क करेंगे, उसका एक बड़ा दूसरे तरीके का इम्पैक्ट आएगा। सो मैं देख रहा था कि नीतीश जी और हम लोग जब वर्क कर रहे थे कि इस तरीके का जब हम इन लोगों का एफएपी में मिसलीनियस शब्द आया और नॉन टेक्निकल शब्द आया, तो थोड़ा मेरा विरोध था कि जो विषय जिससे आप मनुष्य में मानवता या मनुष्यत्व या अच्छे संस्कार डाल रहे हैं, वो नॉन टेक्निकल कैसे हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि नीतीश जी से मैंने निवेदन भी किया कि मैंने कहा इसको
विषय में नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में न जा करके we can tell them as reinforcement issues and consider them in a larger light of building a complete professional. क्योंकि जस्ट एम्पावरिंग और इम्पार्टिंग टेक्निकल इनपुट, सिर्फ टेक्निकल इनपुट देने से हम एक कंप्लीट प्रोफेशनल नहीं बना पा रहे हैं। उस प्रोफेशनल को हम सामाजिक दृष्टि से और व्यक्तिगत दृष्टि से अगर सबल करना चाहते हैं तो उसे इस तरीके के हमको सपोर्ट स्कीम्स देनी पड़ेंगे। और आज के जो डिलिब्रेशंस होंगे उसके बाद मुझे पूरी आशा है कि हम ये देख पाएंगे कि सारे संस्थान जो हम लोग जोड़ रहे हैं, we will have a system wherein we'll build, create more ethical, help students to become more ethical, conversant and sensitive towards the society or themselves and the mother earth. तो कुछ इस विचार के साथ हम सांस्कृतिक और उस दृष्टि से कल्चरल और समग्र दृष्टि से अगर हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ें तो ज्यादा सार्थक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप इसी संस्थान में आचार्य हैं और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा में भी आप रहे, आपको बहुत सारी चीजें पता भी हैं। कई बार तकनीकी संस्थाओं में तकनीक पर ही ज्यादा, पाठ्यक्रमों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ये जो पॉइंट आउट किया है, वास्तव में अप्लाइड साइंस को भी कई बार इतना दबा दिया जाता है या उस पर विशेष फोकस नहीं दिया जाता है कि वो भी सेकेंडरी हो जाते हैं। और जिन पाठ्यक्रमों की हम बात कर रहे हैं, अगर वो लागू भी होते हैं तो उनकी कितनी गंभीरता से उन पाठ्यक्रमों पर अध्ययन किया जाएगा या उन पे जोर दिया जाएगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। क्योंकि ज्यादातर बड़े IITs, NITs, IITs में एक कल्चर सा है कि जो अप्लाइड साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उन पे फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है और बहुत फोकस भी नहीं दिया जाता, ना उन पे रिसर्च पे, ना इनोवेशन पे। ज्यादातर जो प्योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न हम लोगों के सामने खड़ा होगा कि जिन पाठ्यक्रमों की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें हमने गैर तकनीकी शब्द दिया है, जिसका कि आपने कहा कि उन्हें गैर तकनीकी कहना ठीक नहीं है, तो वो अगर पाठ्यक्रम लागू भी होते हैं तो उन्हें किस प्रकार से उनको भी उतना ही महत्व और इम्पोर्टेंस मिले जितना कि तकनीकी पाठ्यक्रमों का, इस पे भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे अगले वक्ता के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर रंजीत सिंह सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात वह भी रखेंगे। So, respected dignitaries present online as well as offline. So to begin with, I would like to, I just agree with Professor Madhavan Misra that in a technical institutes, many a times this non-technical, the so-called non-technical courses are not given so importance. And just to highlight the importance of this so-called non-technical courses, I would like to give you two examples. First thing is that the word technique itself has been derived from the Greek word, technology has been derived from the Greek word technique, which means art. So technology itself is an art. It has taken its meaning from the art. And second, when the world was devastated completely through this corona and COVID-19, and then the first thing, immediate thing that came to the rescue of the mankind, it was the management, that is the social distancing. None of the technology, none of the medicines could came to the rescue of the mankind, and it was the social distancing, that is a very humanitarian term, and the management term that came to the rescue of the mankind. And later on, these vaccines and other things were invented, but immediately it was the social distancing. Now coming to the subject that has been allotted to me, that is the non-technical courses in the technical institutes. So we already have this non-technical courses in our BTech curriculum. We have this principles of management and economics and finance, marketing. Our students have to undergo, even communication also, these subjects are there. But now talking in the context of this FAP, when the students will be earning a degree from multiple institutes, multiple entry, multiple exit. Now, there is an issue of core competency. Now, when a student have to earn certain credits, non-technical credits
maybe like management or economics or finance or marketing. Now, there are certain ways. One is that we can have some MOU with some non-technical institutes like IIM or some of the universities which are offering non-technical courses. But there is a problem with that a student who is entering into a system just to earn his BTech degree, and if he just go to this IIMs or some of the central universities or other universities purely just to earn one non-technical degree for one semester, then actually that is not his intention. His intention is to learn some technical courses, and simultaneously he's also earning some credits for this non-technical courses. Then another option is that we can have some departments in the technical institute itself, which will be full-fledged department, fully equipped to offer non-technical courses. Like we have in our IIIT, that's Department of Management Studies, we are offering management program, MBA program, and also we are helping this our Department of Information Technology and Department of Electronics to run some of the non-technical courses like economics and management and marketing and finance. And third option, which we are also practicing at IIIT Allahabad, it's in the form of add-ons. BTech students have to earn certain minimum credits, and in one semester the maximum permissible limit is 24 credits as of now. And regular credits for the BTech courses are on an average 20 credits. So there is a gap of 4 credits, and he or she can earn this 4 credits in the form of add-on. And actually I'm happy to inform you that we are offering this add-on courses completely in a different disciplines. Like we are offering add-on courses in the area like French, German, even Sanskrit is offered to the students from this semester. Hindi is being offered. Then yoga and swimming, they are also offered as add-on courses. NCC, full add-on credit, 16 credit. Other than this 160 credits of BTech courses, we are offering 16 credits for NCC, and where the students will be getting a certificate along with his BTech, a certificate course on NCC, A as well as B, subject to like depends upon his quality, how actually he's performing in NCC. So if in every semester 2 to 4 credits of add-on courses can be available, and this add-on classes runs on every Saturday and Sunday, which is a holiday for the institute. So on Saturday and Sunday, 2 credit courses each, so 2 plus 2, 4. Students have to earn add-on credit, and in 8th semester there will be 32 extra credits, and this gives us a tremendous leverage and flexibility to offer some other courses. So this so far as the question of life, value, and ethics are also there. So in add-on courses, we have a complete basket. Life, value, and ethics basket is also there. Language basket is also there. Technical and other baskets are also there, where students can earn some add-on credits. And definitely, ultimately, now when it comes to this, again, in the context of FAP, we are offering them, but all those institutes which will be the part of this consortium of FAP also have to come to the common understanding, and they also have to offer this. Then only this the problem of this add-on courses and offering these non-technical courses to the technical students will be addressed. There are certain issues that I have already written, but my previous speakers have already spoken about that, so I'm not going to touch all those things. Only thing is that as Swamiji have narrated one story of one Brahmin and one fisherman, I just would like to just narrate one story from Panchatantra. So like I'm just speaking this Panchatantra story in Hindi. एक बहेलिया था और उसका काम था कि रोज जाता था, कुछ चिड़ियों को पकड़ता था, लाता था, बेच देता था. और जो चिड़ियों का सरदार था, they all had a meeting one day that why every day our number is getting reduced. Every day 3 or 4 of us are actually being eliminated from the system. And they had a meeting, and they thought just to hire a consultant just to find out the problem. And they went to a consultant, and as the consultant had the solution to everything, whether it is implementable or not,
the consultant have given a solution that just take this mantra, give it to all your birds. And what was that mantra? बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन चुगना नहीं है. So गया वो जो सरदार था, चिड़ियों का सरदार, और उसने सबको जो है अपना मंत्र दे दिया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसको चुगना नहीं है. सारे चिड़िया जो है, सारे पंछी जो है उसको बस चैंटिंग करने लगे. बहेलिया दूसरे दिन जब जंगल में गया, देखा सब लोग जो है वही बोले बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसे चुगना नहीं है. उसको लगा कि मेरी ट्रिक सबको पता चल गई, अब आज से मेरा दाना पानी बंद. वो वापस आ गया. आने के बाद उसके घर में उसकी स्पाउस थी एंड सी टोल्ड व्हाट हैपेंड. बोले कि नहीं, आज साहब मेरी ट्रिक सबको पता चल गई, अब आज से तो चिड़िया पकड़ना बंद नहीं, अब दूसरा कुछ प्रोफेशन देखते हैं. तो उसने बोले तुमने जाल बिछाया था? बोला नहीं, वो तो नहीं बिछाया. गो एंड जस्ट डू योर ड्यूटी, पहले जाल बिछाओ, दाना डालो, अगर नहीं मिलता तो आना, नहीं तो घर मत आना वापस. अब उसके पास दोहरी समस्या थी, अगर जाता है तो उसको पता है कि वहां पर कुछ होने वाला नहीं है, घर से भी उसको एक अल्टीमेटम मिला हुआ है कि बिना पकड़े आना नहीं है. फिर हो गया वहां पर, उसने जाल बिछाया, दाना डाला, पेड़ के नीचे छुप गया. थोड़ी देर बाद जो पंछी थे वो सोचे कि शायद एक बार चुग के देखते हैं क्या होता है. 2-3 आए, वहां चुगने लगे, जाल में फंस गए. फिर उसने पकड़ा, लेके आया, बाजार में बेचा, अपना काम आ गया. फिर उसने शाम को अपनी वाइफ से पूछा कि तुम्हें कैसे पता था कि चिड़िया फंसेंगी? बोला कि इस दुनिया में it's not the scarcity of the knowledge is everywhere, but it's the application of knowledge which makes the difference. This application of knowledge is not with the people. So here also this FAP or this concepts, technical or non-technical courses, it's all fine, but how actually it is being implemented, that is more important. So application of all this knowledge, what actually we are having accumulating in the form of this 2-day conference, national conference, that application is more important just to make this flexible academic program successful. Thank you very much. धन्यवाद प्रोफेसर रंजीत जी. अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच श्रीमान अशोक मेहता जी हैं. आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और भारत सरकार के पूर्व महान्यायवादी रह चुके हैं. हम श्रीमान अशोक मेहता जी को आमंत्रित करते हैं कि वह अपने विचार हम लोगों को सभी को मेरा प्रणाम. अभी अभी आप सबको मालूम हो ही गया है कि मैं प्रोफेशनली वकील हूं, लेकिन प्रश्न इस बात का है मैं ट्रिपल आईटी में क्या कर रहा हूं. फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स की बात यहां पर हो रही है और वो भी एकेडमिक्स की हो रही है. 2002-2003 में ये कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट हुआ ही था कि साइंटिस्ट माशेलकर जी को यहाँ बुलाया गया था. माशेलकर जी का सब्जेक्ट था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. हर तरफ लॉ में भी और बाकी जगह भी आईपीआर आज भी पेट सब्जेक्ट रहा है और उस पेट सब्जेक्ट का बहुत बड़ा जुड़ाव वो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन से भी है. यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, एक फोर्सफुल ऑप्शन सामने आ जाता है. इस फोर्सफुल ऑप्शन की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार और ट्रिपल आईटी से स्वयं ये आवाज उठी और वो आवाज थी ईथोस की, मूल्यों की, वैल्यूज की, प्रकृति की.
जरा सोच के देखिए टेक्निकली कि अगर किसी दिन सूर्य पूरब की जगह से पश्चिम से उग आएगा तो बस प्रलय ही हो जाएगा। तो हमारे जो कानून हैं वो सारे के सारे प्रकृति पे डिपेंडेंट है। वो नेचुरल लॉज हैं, उनकी अपनी वैल्यूज हैं, उनकी केवल मॉरल वैल्यूज नहीं हैं, उनकी वैल्यूज सनातन है। हिरोशिमा की बात अभी अभी हुई, लेकिन जब भी मैं वैल्यूज की बात करता हूं तो अब इसको फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए मैं धीरे से हर सब्जेक्ट का केवल नाम लूंगा। ये काम जो भी इस आवाज को मेरी सुन रहे हैं, ये उनका है कि उस सब्जेक्ट को कितने क्रेडिट देने हैं, उसको फोर्सफुल ऑप्शन बनाना है या फ्लेक्सिबिलिटी में एक ऑप्शन देना है। 10 ऑप्शन में से किसी को एक चूज करने के लिए कहना है या 3 ऑप्शन में से एक चूज करने के लिए कहना है। लाइकिंग ऑफ द पर्सन पे भी काफी कुछ डिपेंड करेगा कि वो उन सब्जेक्ट्स को चूज करता है या उन सब्जेक्ट से अतिरेक किसी सब्जेक्ट को चूज करता है। वो 1 साल में ही पढ़ाया जाना चाहिए, 1 सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाना चाहिए, या सारे के सारे 8 साल तक 16 के 16 सेमेस्टर में रिसर्च करते हुए भी पढ़ाया जाना चाहिए। ये सब आपकी फील्ड है, मैं टच करके छोड़ता हूं। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन टेक्निकल कोर्सेज। तो जवाब मिल गया, टेक्निक इज एन आर्ट। तो नॉन टेक्निकल, टेक्निकल का कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कल से जो बातचीत चल रही है वो मल्टी इंस्टीट्यूट की चल रही है। आपस में किस तरह से वो काम करेंगे, तो मैं जोड़ रहा हूं ओरिएंटल। कुतुब मीनार के पास के लौह स्तंभ का लोहा कैसे बना था, आज भी अगर रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है तो बहुत से ऐसे मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी के सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें हमारे ओरिएंटल कोर्सेज के अंदर उसकी डिटेल्स होंगी। और जब उनको पढ़ने का विषय आएगा तो संस्कृत भी जानकार होना उस व्यक्ति के लिए जो उधर काम कर रहा है, तो वो फर्स्ट ईयर नहीं, अगर वो उस पर रिसर्च करना चाह रहा है तो उसके लिए ये भी आवश्यक हो जाएगा कि कम से कम 3 महीने का एक संस्कृत का कोर्स भी करे, उसमें भी क्रेडिट पाए। मल्टी डिसिप्लिन विषय अपने आप में सबकी जानकारी में है। मल्टी एंट्री, मैं कहीं से ग्रेजुएशन करूं, लॉयर बन चुका हूं और IIIT के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहूं, ये फ्रीडम भी आपको देनी पड़ेगी। है अभी मालूम पड़ा है, कहां पर, खड़गपुर लॉ पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, इंजन भी किसी ना किसी प्रिंसिपल्स पर काम करता है और वो लॉ है उसका। ये अलग बात है कि हम उसको मैकेनिकल लॉ कहते हैं, और जब बुद्धि के ऊपर आता है तो साइकोलॉजिकल लॉ कहते हैं, और साइकोलॉजी के अंदर ही फिर क्रिमिनोलॉजी आ जाती है, और ये क्रिमिनोलॉजी फिर से इथोस पे डिपेंड कर रही है। तो ये इंटरडिपेंडेंसी जो है, बंदूक बनाएगा वो इंजीनियर मैकेनिकल, या आज की तारीख के अंदर ऐसा बेड बनाएगा कि जो इम्प्रूव करेगा किसी रोगी को, उसको जितने पल हैं, जितने उसके पीठ के ऊपर बल हैं, जितनी रीढ़ की हड्डी जैसे है वैसे वो फ्लेक्सिबल हो सकेगा बेड। ये व्यक्ति के अपने वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। मल्टी मोड, मल्टी एग्जिट, मल्टी एंट्री, मल्टी लिंगुअल, इतने विषय सामने रखे जा चुके हैं। लैंग्वेज अपने आप में एक सब्जेक्ट है,
जितनी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में तो विषय आ ही गया। ह्यूमन वैल्यूज के साथ एक चीज बहुत तेजी से जुड़ी हुई है, किताब का नाम आ चुका है, एन त्रिपाठी जी का नाम आ चुका है, वो है प्रोफेशनल इथिक्स। रामकृष्ण मिशन की तरफ से बात आ चुकी, व्हाई वी वर्क, टू बी, टू लर्न, टू सर्व द सोसाइटी। नर सेवा नारायण सेवा की ओर वो लेके जा रहे हैं। ये एटीट्यूड टू वर्क है। मेक वर्क योर मीन्स फॉर इनर स्पिरिचुअल रीबर्थ, इसको कहने से रुक गए। जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं और तब जो कार्य किया जाता है, तब पूरी की पूरी प्रकृति एकात्म हो जाती है। उनके लिए रामकृष्ण मिशन की भी आवश्यकता है, गायत्री परिवार की भी आवश्यकता है। फिर आपके यहाँ ही किसी इंस्टीट्यूट में मैं देख रहा था, ध्येय वाक्य है योग कर्मसु कौशलम। इसका मतलब क्या होता है? योग, योग इसको हम योगा कहते हैं। योग प्लस जुड़ना इज स्किल इन एक्शन। इसके लिए मैं ह्यूमन वैल्यूज से आगे चल रहा हूं और ये शब्द एन त्रिपाठी जी ने यूज किया है, ये परस्यूट टू एक्सीलेंस है। मैं अभी भी इथोस पर ही हूं। रीजन क्या है? आज इसकी अत्यंत आवश्यकता है, मानव के लिए भी, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी और कमर्शियलिटी के लिए भी। केवल मैं लाभ उठाऊंगा इसके लिए जीवन नहीं हो सकता। प्रोफेशनल इथोस और इथिक्स अपने आप वहां आती है। मैं केवल एक एग्जांपल दूंगा। अभी हर 6 महीने में एक खबर आ जाती है, वॉक्सवैगन ने अपनी गाड़ियां, उनके 100 ब्रेक फेल कर गए नई गाड़ी के, तो उन्होंने 10,000 गाड़ी विड्रॉ कर ली। होंडा, स्टीयरिंग में कहीं जाम था, उन्होंने 1 लाख गाड़ी वापस मंगा ली। ये इथिक्स है, ये कमर्शियल इथिक्स है। मंगाना ही पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी है। दुनिया में सबसे बड़ी रेनबैक्सी थी, अपने आप में फार्मास्यूटिकल, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नाम था। लेकिन मित्रों, एक विसिल ब्लोअर जिसके लिए जीवन में आदर्श प्रोफेशनल इथिक्स पहले नंबर पे आई, देन ही मेड द कंप्लेंट कि यहां जो टेस्ट होते हैं इस दवाओं की, वो मैनेज्ड है। कितना बड़ा बवाल हुआ, आज तक क्या स्थिति चल रही है, ये आपके सामने है। एन त्रिपाठी जी की किताब में भी एक एग्जाम्पल है, पे एरिया रैपिड ट्रांजिट, मेट्रो की बात थी, पार्ट उसको कहा गया था। उसमें जो ऑटोमेटिक सिग्नल था उस ट्रैक पर, उस रेलवे पर, उसमें कुछ गड़बड़ थी। तब क्वेश्चन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने आया, उसे रहने दिया जाए, उसको रेक्टिफाई किया जाए, या अभी विड्रॉ करके कंप्लीटली दोबारा से रिव्यू करके उस डिफेक्ट को रिमूव करके तब किया जाए। मैंने केवल एक सब्जेक्ट, टेक्निकल को नॉन टेक्निकल मानते हुए कंपल्सरी माना है, और वहीं मैं लेके गया हूं एग्जाम्पल्स के साथ जहां इस सत्र की शुरुआत हुई थी। अब मैं केवल टच करूंगा, बोलूंगा, और सब्जेक्ट्स अपने आप आपके बीच आ जाएंगे। प्रकृति, प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, prevention and control of air pollution, prevention and control of water pollution, एनवायरमेंट एक्ट, ग्रीन ट्राइब्यूनल बन गया है। केवल यूक्लिप्टस के 150 पेड़ थे जिनको लेके गोडा वर्मन का केस शुरू हुआ, और जंगल को बचाने को लेकर के एक लाइब्रेरी भर करके ऑर्डर्स हुए, और तब जाकर के ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट पास हुआ।
सुप्रीम कोर्ट का एक अलग ही डेवलपमेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, गजब है, 3 सेक्शन का एक्ट है वो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और जंगलों को बचाने के लिए अपने आप में गजब का एनेक्टमेंट है। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स। जब भी हम फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो वहां का जो जनजाति रहने वाला है, जिसका पूरा डिपेंडेंस उस फॉरेस्ट के ऊपर है, उसके अपने कुछ राइट्स हैं जिनका सेफगार्ड उन माइंस को भी करना पड़ता है और उन इंडस्ट्रीज को भी करना पड़ता है। आइए, अभी फार्मर लॉज के ऊपर तो बहुत गजब की बात हुई, एक आंदोलन चला, लेकिन उसके पीछे एक और क्रांति हो गई, लेबर लॉज। 1947 से पहले लेबर कमीशन बना था, अंबेडकर जी ने बनाया था जब वो लॉ मिनिस्टर थे, सॉरी लेबर मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंस से पहले। और पेमेंट ऑफ वेज वगैरह के सारे कानून उसी समय के बने हुए हैं, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। 2019 और 2020 में जो 1991 में कहा गया था कि लेबर रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो सब 2020 में हुआ है। हर इंडस्ट्रियलिस्ट को उसको जानना अत्यंत आवश्यक है। सब्जेक्ट क्या क्या है उसमें? इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑफ वेजेस। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो शुरुआत होती है बिजनेस की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में एक अलग तरह की चीज है, बड़ी सी बड़ी कॉरपोरेशन भी अपने आप में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं। आई एम नॉट रॉन्ग, टाटा हो या बिरला हो, कहीं ना कहीं फैमिली आ जाती है, उनके झगड़े भी आपके सामने हैं। रिलायंस और अंबानी हो, आपके सामने है उनके झगड़े भी। तो यहां फैमिली की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और हमारे यहां उसको माना जाता है संयुक्त परिवार। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आज भी कवर करती है। जी हाँ, डालमियास के 11 पत्नियां थीं। 11 पत्नियां, एक के बच्चे सब एक ही बिजनेस में लगे हुए थे। डालमियास आज भी फेमस है। भारत की इंडिपेंडेंस के समय पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नाम था, भारत एयरलाइंस, भारत बैंक, भारत नाम से कराची, रावलपिंडी से लेकर के और कलकत्ता तक इंडस्ट्रीज थी। तो क्या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अपने आप में हर टेक्निकल आदमी को जानना आवश्यक नहीं है कि क्या उसका कानून होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे बढ़ता है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हमारे यहाँ होती है, तो पार्टनरशिप फर्म भी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी भी अब शुरू हो चुकी है। और कंपनीज एक्ट तो आप जानते ही हैं, 1956 में भी पास हुआ था, 2013 में भी पास हुआ था। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट के बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता है। क्या उसका नॉलेज अगर मेरा मन है तो मुझे नहीं होनी चाहिए? एक और चीज है, सब जानते हैं म्युनिसिपैलिटीज, लेकिन आपका जो ट्रिपल आईटी है, इसमें सैनिटेशन भी है, इसमें हेल्थ के लिए डिस्पेंसरी भी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, इसमें एजुकेशन भी आती है, प्राइमरी का स्कूल भी आता है। ऐसा ही हर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में होता है। इसलिए टाउन डेवलपमेंटशिप अपने आप में एक नॉलेज है, एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। क्या सिविल इंजीनियर को अगर वो इस कोर्स को भी करना चाहता है तो नहीं करना चाहिए? माय फीलिंग इज यस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं। सॉरी, आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट अबाउट एक्रेडिटेशन एंड क्वालिटी ऑफ इट, बट यस, एवरीवन नोज कॉपीराइट वायलेशन बहुत जोर शोर से रिसर्च पेपर्स में होता है, और हम अभी भी ऐसा कर रहे हैं। ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन्स एक पार्ट है, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अलग पार्ट है।
प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरिएशन एंड फार्मर्स राइट एक अलग ही फार्मर्स का राइट प्रोवाइड करता है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अपने आप में कुछ और ही है। और लास्ट नॉट लीस्ट, बासमती चावल या ढाका की मलमल या बनारसी साड़ी या इलाहाबाद का अमरूद, लखनऊ का खरबूजा, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स अलग ही सब्जेक्ट है। माशेलकर जी ने उस समय इसी पर आकर के यहाँ पर काम करके बताया था। अब आ जाइए मेरी फील्ड में। मेरी फील्ड में लास्ट मिनट में लेता हूं, अपनी फील्ड को मैं 1 मिनट में कवर करता हूं। मेरी फील्ड है ग्रीवांस सेटलमेंट कमेटीज। हर इंडस्ट्री में जरूरी है। जब सिक इंडस्ट्री की नर्व देखी जाती है, नब्ज देखी जाती है, तो देखा जाता है इसमें कितने मुकदमे हैं, लेबर लॉज की क्या पोजीशन है, यूनियंस के साथ कितना झगड़ा है, तब उसका एमलगेमेशन और ट्रांसफर देखा जाता है। तो ग्रीवांस सेटलमेंट अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो सोशल वेलफेयर का वो काम क्यों ना किया जाए। आइए वो नाम मैं केवल लेता हूं, आज जरूरी हो चुके हैं, हर कानून में है, हर बिजनेस में है, और वो है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन, लेबर की स्पेशल ट्राइब्यूनल्स, अदर स्पेशल ट्राइब्यूनल्स, कमीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, कमर्शियल कोर्ट्स, कंज्यूमर फोरम, लोक अदालत। चॉइस इज योर्स। कब, कहां, किसको, कितना पढ़ाना है, ये उस पर भी छोड़ा जा सकता है और एकेडमिक्स पे भी छोड़ा जा सकता है। आई फील इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग द पेशेंस टू हियर मी। The topic for the panel 5 is discussions on